हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने वो बात कह दी जो परहैप्स बहुत से इंडियंस कहना चाहते थे यूएसए को, कि जिस तरीके से आप लोग चिंतित हैं भारत में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, हम लोग भी चिंतित हैं यूएसए में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है ऑन ह्यूमन राइट्स इंडिया हिट्स बैक एट यूएस। नहीं तो यूजुअली आप अगर देखो तो यूएसए की तरफ से रिपोर्ट्स, इनकी स्टेटमेंट आती थी कि हम चाहते हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स को लेकर ये सब ठीक हो, मगर इंडिया ने पहली बार एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है यूएसए में कि आप लोग भी परफेक्ट नहीं हैं, आप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, हम लोग आपके ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर भी कंसर्न है जैसे आप लोग कंसर्न हैं। और मैं पर्टिकुलरली ये नोटिस कर रहा था कि यूएसए में जो जर्नलिस्ट हैं ये इंडिया के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं। और इंटरेस्टिंगली कई अमेरिकन जर्नलिस्ट ने यहां पर यह कहा कि ये जो स्टेटमेंट है बाय डॉक्टर एस जयशंकर, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। यहां पर आप देख पाओगे डेरेक ग्रॉसमैन की ट्वीट है, यूएसए के जर्नलिस्ट हैं, ये यहां पर कह रहे हैं, आई कांट हेल्प बट रीड जयशंकर्स कॉमेंट एंड थिंक दैट दिस इज ए न्यू डॉन अपॉन अस। बिल्कुल ये एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह यहां पर हो रही है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जहां पर एक देश खड़ा होकर बाकी देशों को भाषण नहीं देगा कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूं, तुम सब लोगों को फॉलो करना होगा जो मैं कह रहा हूं। इस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर यूएस भाषण देगा तो यूएस पर भी क्वेश्चन उठेंगे कि आपके ह्यूमन राइट्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे। और जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये मैटर इसलिए करती है क्योंकि रिसेंटली ही आप अगर देखें तो यूएसए में 2 सिख रिलीजन के फॉलोअर्स पे अटैक हुआ है, न्यूयॉर्क में अटैक हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे 2 सिख मैन असॉल्टेड इन न्यूयॉर्क, सेकंड हेट क्राइम विद इन 10 डेज। पिछले 10-20 दिनों में आप अगर देखो तो जो बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं यूएसए में, इन पर लगातार अटैक्स किए गए हैं। और उसके अलावा रिसेंटली ये भी देखा गया कि यूएसए के केबल टीवी में एक बहुत ही फेमस शो है टकर कार्लसन का, वहां पर यूएसए की प्रोफेसर जो पेंसिल्वेनिया लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, ये ओपनली इंडिया के बारे में एक अभद्र शब्द का इस्तेमाल करती हैं और ये भी कहती है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है यूएसए में ये एक्चुअली जलते हैं वाइट पॉपुलेशन से, और बहुत ज्यादा इन्होंने रेसिस्ट बातें बोली हैं। मेरे हिसाब से इस टाइप की बातें अगर कोई इंडिया में कह दे तो अगले दिन उस आदमी पे कार्रवाई भी स्टार्ट हो जाएगी। मगर यूएसए में हमने देखा है कि जो वहाँ पर कॉकेशियन क्लास है, जो वाइट पॉपुलेशन है, वो सर्टन प्रिविलेज एंजॉय करती है। वेराज आप अगर देखो जो वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, लगातार उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है, पुलिस ब्रुटैलिटी होती है। आप जान के हैरान होंगे कि यूएसए की जो टोटल आबादी है उसमें से सिर्फ 12% है अफ्रीकन अमेरिकन, मगर फिर भी यूएसए की जो जेल में पॉपुलेशन है उसका 33% आपको मिलेगा अफ्रीकन अमेरिकन का। उसके अलावा फिर कई हिस्पैनिक भी हैं। वाइट पॉपुलेशन पे पुलिस की कार्रवाई यूएसए में ना के बराबर देखी गई है कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन। ये सभी ह्यूमन राइट्स के इशू हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूएसए में कई स्टेट्स हैं जहां पर लॉ मेकर्स ने ऑल टुगेदर एबॉर्शन या तो इलीगल बना दिया है या फिर एबॉर्शन करवाना बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया है। रीजन क्या है? रीजन है वोट बैंक। जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस है यूएसए में वो लोग मानते हैं कि एबॉर्शन गलत है, एबॉर्शन पाप है, एबॉर्शन को बैन करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, कई यूएसए की स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अलाबामा, यहाँ पर यह भी देखा गया कि जब एक फीमेल का रेप हो गया उसके बाद भी उसको एबॉर्शन कराने की अनुमति नहीं दी गई। आप सोच कर देखिए, फीमेल्स मेकअप 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जब फीमेल्स को ही एक देश में प्रॉपर ह्यूमन राइट्स नहीं है, एबॉर्शन एक मैं कहूंगा बहुत ही बेसिक फंडामेंटल राइट है, द राइट टू कंट्रोल योर ओन बॉडी। तो यूएसए में लगातार कई स्टेट्स हैं एक के बाद एक जो एबॉर्शन को इलीगल बना रही है रिलीजन के नाम पर। तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही समय ये कमेंट करी है और अमेरिकन समझ भी गए हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जो इनकी छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये आप देखें और यहाँ पे आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि एक एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म्ड विदेश मंत्री जब आपका होता है तो उससे ओवरऑल कंट्री को भी कितना एडवांटेज मिलता है। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. तो बिल्कुल ठीक बात बोली यहाँ पर जयशंकर साहब ने कि काफ़ी बार यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है इसमें इनके इंटरनल पॉलिटिक्स, इनका जो वोट बैंक है उसका भी यहाँ पर रोल होता है। ना सिर्फ यूएस की तरफ से, कोई भी कंट्री काफ़ी बार जब ये आरोप लगाती है तो उनके इंटरनल इश्यूज भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं
और उसके अलावा आप अगर देखें तो अगर यूएस हम पे व्यूज़ रख सकता है तो हम पे भी अधिकार है कि हम यूएस के बारे में बोलेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बात जयशंकर साहब ने यूएसए में खड़े होकर बोली और उसके बाद हमने देखा कि एंथनी ब्लिंकन, जो यूएसए के आप कह लीजिए विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं वहाँ पर, इन्होंने एक अलग भाषण में बाद में फिर क्लियर कर दिया कि देखिए हम लोग इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंडिया हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। बेसिकली इनकी जो भाषा है कंप्लीटली चेंज हो गई और यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिकन जर्नलिस्ट किस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन क्या है, कि ब्लिंकन साहब ने जो यहाँ पर बोला है ना कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन ये है कि अच्छा अब हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे इंडिया को ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, ये एक पार्टनरशिप है, टू वे स्ट्रीट से आती है, इक्वालिटी होगी यहाँ पर, हम लोग इंडिया के इश्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। और देखिए ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट ही नहीं करते, कि हमारी कोई आलोचना करे ही नहीं। आलोचना काफ़ी बार अच्छी होती है, मगर यूएस में हम देख चुके हैं काफ़ी बार कि इनकी जो आलोचना है काफ़ी सिलेक्टिव होती है, एक तरफा होती है। मगर इंडिया के केस में अब धीरे धीरे जो अपना ये एटीट्यूड है ये लोग चेंज भी कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हमको देखा है रिसेंट यूएस की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में। जी हाँ, यूएसए ने फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर दुनिया भर के हर देश में ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है उसको लेकर डिटेल्ड समरी तैयार करी है कि देखिए पाकिस्तान में ये स्थिति है, इंडिया में ये स्थिति है। और इस पूरी रिपोर्ट का नाम है कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस। याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लॉन्च करी है यूएसए ने और यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी ये रिपोर्ट। नाउ इंडिया की जो रिपोर्ट है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट है इंडिया की, पाकिस्तान, नेपाल, हर देश की रिपोर्ट है। तो इंडिया की जो रिपोर्ट है यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि मुस्लिम्स पर इंडिया में काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी वायलेंस हुआ है और काफ़ी इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं इसके। और इवन जो कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है उसको भी इन्होंने प्रॉपर्ली कवर किया है। मगर फिर इन्होंने यहाँ पे कश्मीर का इशू भी रेस किया है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अगेन यूएस की रिपोर्ट की भाषा है, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर, माओइस्ट टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज कमिटेड सीरियस अब्यूसेस इंक्लूडिंग किलिंग, टॉर्चर ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल, पुलिस ऑफिशियल्स, सिविलियंस, किडनैपिंग, रिक्रूटमेंट एंड यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स। ये सब चीज़ें कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया में जो टेररिज्म हो रहा है वहां पर की जा रही है, ये भी यूएस ने एक्सेप्ट किया बात। फिर मैंने पहली बार यहाँ पर ये भी देखा कि जो कश्मीरी पंडित का इशू है ये प्रॉपर्ली रेस किया गया है इस रिपोर्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखा है कि कश्मीरी पंडित को भगाया गया था इनके लैंड से, कई टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी है, मगर साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड करी है कि इंटरनेट फ्रीडम इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इशू है, काफी जगह बहुत सी लोकेशंस में इंटरनेट लगातार कट किया जाता है। फिर उन्होंने यहाँ पर बात करी है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, एक बहुत ही बड़ा इशू है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बात कही है, इसकी आलोचना करी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सिंस मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है ये गलत बात है। ये लोग चाहते हैं कि सीएए में मुस्लिम्स को भी ऐड किया जाए। तो बहुत सी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन करी है। और सिंस यूएस ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है इंडिया के बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया भी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करना स्टार्ट कर देगा अबाउट द वर्ल्ड। इट इज़ अबाउट टाइम। हमारे यहाँ एक ह्यूज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, हम लोग इंटरनेट पर कई चीज ट्रेंड करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो, इतनी एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। तो आई होप दैट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर एज वेल। और जयशंकर साहब वैसे सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी दी कि यूएसए का जो काटसा एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसमें बेसिकली ये लिखा है कि अगर एक देश रशिया से हथियार परचेज करता है तो यूएसए उस देश पे लगा सकता है सैंक्शंस। काटसा एक्ट के अंडर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि चाइना और टर्की पर सैंक्शंस लग चुके हैं क्योंकि दोनों देशों ने परचेज किया है S-400 फ्रॉम रशिया। तो जयशंकर साहब से जब पूछा गया यूएसए में कि काटसा को लेकर आपको डर नहीं लगता, काटसा के बारे में आप क्या कहोगे, तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि देखो काटसा यूएसए का एक कानून है, क्योंकि बेसिकली है यही, काटसा यूनाइटेड नेशन ने तो नहीं बनाया, काटसा तो बेसिकली यूएसए ने घर में बैठ के ये कह दिया कि ठीक है ये हमारा कानून है, हमारे हिसाब से जो भी रशिया से परचेज करेगा कुछ उसको हम सैंक्शन लगाएंगे। सैंक्शन में कुछ भी हो सकता है कि आप उस कंट्री के कुछ नागरिकों को कह दे कि आप यूएसए में ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हम कर देंगे, ये सब चीज़ें होंगी। जयशंकर साहब ने कहा है ये भैया तुम्हारा कानून है, तुम्हें जो करना है इसका करो। और यहाँ पर भी इसका डायरेक्ट एक ट्रांसलेशन ये आती है, इंडिया डज नॉट केयर अबाउट काटसा। ठीक है, हम लोग यूएसए के साथ कोऑपरेट करेंगे, लार्जर फोकस होना चाहिए इंडो पैसिफिक पर, चाइना के राइज पर। ये इधर उधर की जो बातें हैं इससे बेसिकली यूएस इंडिया की जो पार्टनरशिप है ये नेगेटिव लाइट में आती है। और इंडिया आज के समय एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी, जो काफी बार हमारे जो एनिमी कंट्रीज हैं ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, ऐसी विदेश नीति भारत आज के समय यूज कर पा रहा है
क्योंकि हमने चूज किया है एक टेक्नोक्रेट को एज ए मिनिस्टर। ये इंडिया में बहुत रेयर होता है। आपको याद होगा जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब को बनाया गया था इंडिया का विदेश मंत्री, तब ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि पीएम नरेंद्र मोदी पिक्स टेक्नोक्रेट फॉर की रोल। डॉक्टर एस जयशंकर कोई बड़े नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये भीड़ इकट्ठा कर लेंगे या फिर अपने वोट के दम पर लोकसभा में आ जाएंगे। नहीं, ये सारी उम्र रहे हैं एक आईएफएस ऑफिसर, डिप्लोमेट रहे, बहुत से देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सरकारी नौकरी करी बहुत ही लंबे समय तक, और इनकी परफॉर्मेंस के दम पर, इनके एक्सपीरियंस के दम पर इनको पोजीशन दी गई है एज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, विदेश मंत्रालय इतनी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पोस्ट होती है कि पार्टी के अंदर ही जो कई नेता होते हैं ना, जो खुद वोट से आते हैं, वो लड़ पड़ते हैं कि नहीं ये तो हमको चाहिए। बड़ी एक आपके सामने ही है, लुक्रेटिव पोजीशन होती है। आप बाहर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, आपका स्टैचर बढ़ता है। तो इंडिया का देखिए भाग्य अच्छा है कि करंट गवर्नमेंट ने ये पोजीशन जो है ये काबिलियत के दम पे दी है। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेली गई कि हाँ भैया किसको क्या बटेगा, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। डॉक्टर एस जयशंकर अपने आप में एक टेक्नोक्रेट है, और टेक्नोक्रेट का मतलब देखिए ये होता है एक आदमी जो एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट हो। टेक्नोक्रेट आपको रेलवेज के भी मिलेंगे, उनको रेलवेज की पूरी जानकारी है कि दुनिया में रेलवेज की कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम में क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट करनी है। टेक्सटाइल के टेक्नोक्रेट होते हैं, और दुनिया भर में देखा जा रहा है कि धीरे धीरे बहुत सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में, इंपॉर्टेंट मंत्रालयों को इवेंचुअली टेक्नोक्रेट ही लीड कर रहे हैं। और भारत में हमने ये देखा है कि जब एक मंत्रालय को एक एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट लीड करे तो कितने पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और दुनिया भर में वैसे मैं ये भी कहूँगा कि इस चीज़ को लेकर डिबेट भी हो रहा है कि एक जनता से चुना गया जो प्रतिनिधि है, क्या हम उन्हें बनाए मिनिस्टर या फिर टेक्नोक्रेट बनने चाहिए मिनिस्टर्स। क्योंकि देखिए जब एक प्रॉपर लाइफ लॉन्ग पॉलिटिशियन बनता है एक मिनिस्टर, तो वो काफ़ी बार जनता की जो आवाज़ है वो भी लेके आता है अपने काम में। टेक्नोक्रेट कभी कभी जनता से दूर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि मिनिस्ट्रीज में इन द फ्यूचर, एटलीस्ट इंडिया में, ज़्यादा टेक्नोक्रेट होने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं मिनिस्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको लोग चुन के आते हैं, चाहे उनको उस टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज ना भी हो, मगर वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक बार को पब्लिक में पॉपुलर हैं, तो उनको वहाँ पे बैठना चाहिए। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि टेक्नोक्रेट आपको ज़्यादा सही लगते हैं या फिर पॉलिटिशियंस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जो हमारा बैंक एग्जाम का कोर्स है जिसके थ्रू आप क्लर्क और पीओ दोनों का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 15 अप्रैल मध्य रात्रि से। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा बैंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे बैंक एग्जाम का कोर्स, जो आइकॉनिक कोर्स है। यहाँ पे आपको और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एक प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रायोरिटी लाइव क्लासेस। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा 20% प्राइस बढ़ जाएंगे अप्रैल 15 रात 12 बजे। तो जब तक प्राइस कम है आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।